नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना YouTube चैनल रमेश स्टडी सेंटर में। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2013 में मैथ्स के वैसे क्वेश्चंस जो 1 नंबर में पूछे गए थे, जिसमें कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका ऑप्शन दिया गया है और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो सभी का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम लोग मिलकर जितना भी क्वेश्चन बैंक्स में मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी का एक एक करके ईयर बाय ईयर सॉल्यूशन करेंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का। तो साथियों, आइए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि अर्धगोला का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोगों से पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों, ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है 4 पाई स्क्वायर, तो नहीं होगा। दूसरा क्या है, 3 पाई आर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। तो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि वृत्त की परिधि दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है। वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला, वृत्त की परिधि इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर। तो वृत्त की परिधि इक्वल टू 2 पाई आर होता है। तो बच्चों, वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है, 44 मीटर। तो यहाँ हो जाएगा 44 इक्वल टू 2 पाई आर। अब बच्चों, यहाँ से क्या करेंगे, आर का वैल्यू पूछ रहा है, तो आर का वैल्यू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर। अब क्या करेंगे, 44 इक्वल टू 22 दूना 44 हो जाएगा और बटा 7 गुने में आर। अब बच्चों क्या करते हैं, आर इक्वल टू यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, ये गुणम होगा, तो 44 गुना 7 और ये 44 क्या होगा, बट्टा में होगा। तो यहाँ से 44 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आर इक्वल टू क्या बचाएगा, 7। और परिधि किस में था, तो परिधि मीटर में दिया था, तो इसका मतलब त्रिज्या भी मीटर में होगा। तो बच्चों, वृत्त की परिधि दिया था, उससे त्रिज्या ज्ञात करने बोल रहा था, तो त्रिज्या कितना आया, 7 मीटर। तो ऑप्शन नंबर चेक करते हैं, यानी 2 का ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। 2 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसी तरह बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी। तो बच्चों, बिंदु यहाँ दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है क्या है कि 2,3 एंड 4,1। जब बिंदु दिया हुआ है तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। बच्चों, यहाँ से ये हो जाएगा x1 और ये होगा y1, ये होगा x2 और ये होगा y2। अब बच्चों, हम क्या करेंगे, यहाँ से x1 - x2 यानी 4 में से 2 में से क्या करेंगे, 4 को घटा देंगे। तो x1 कितना है, 2, तो 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, 3 - 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से बच्चों क्या आएगा, अंडर रूट
2 में से 4 जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा √ -2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 का स्क्वायर 4। यहाँ से 4 और 4 8 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 8 हो जाएगा। और जब 8 को रूट से बाहर करेंगे तो 2√2 बाहर आएगा। तो बच्चों इसका आंसर आया 2√2 और इकाई हो जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो ऑप्शन 2√2 इकाई, तो ऑप्शन 3 का ए करेक्ट है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 में क्या है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 का आंसर नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा, y निर्देशांक। बच्चों इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 है, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात होगा। बच्चों हम लोग जानते हैं कि भुजाओं का अनुपात क्या है, दिया हुआ है 4:9। तो क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात, जब भुजा दिया रहता है तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो क्या करेंगे बच्चों, इसमें दोनों का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ होगा 4 का स्क्वायर अनुपात 9 का स्क्वायर। तो 4 का अनुपात क्या होता है 16 अनुपात और 9 का स्क्वायर 9 9 81। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। 5 का आंसर क्या होगा सी, 16:81। तो इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर सी क्या कहता है, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। तो बच्चों पहले हम लोग क्या करते हैं, द्विघात समीकरण लिख लेते हैं। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c = 0। अब बच्चों यहाँ क्या कर रहा है, विवेचक क्या होता है, विवेचक हम d को कहते हैं, d, इसी को क्या कहते हैं विवेचक, और इसी को क्या कहते हैं विविक्तर। बच्चों इसी को विविक्तर ये भी कहते हैं। तो बच्चों यहाँ क्या कर रहा है, इक्वेशन दिया हुआ है कि ax² प्लस bx प्लस c, यानी द्विघात समीकरण ये हुआ। अब यहाँ से कहता है कि d का मान > 0 होना चाहिए। तो बच्चों हम लोग जानते हैं d = फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, और यहाँ a क्या होता है x² का गुणांक, और बच्चों c होता है अचर, और बच्चों b होता है x का गुणांक। तो बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब d = 0, जब d 0 से बड़ा होता है तब क्या होता है कि जो द्विघात समीकरण के दोनों मूलों का मान वास्तविक होता है और असमान होता है, असमान। तो समान किस कंडीशन में होता है, तो जब d का मान क्या होगा 0 होगा, तब क्या होगा कि द्विघात समीकरण का मान समान, वास्तविक और समान होगा। तो बच्चों हम लोग को पूछ रहा है कि d > 0, यानी कि d का मान 0 से बड़ा होगा, तो उस स्थिति में द्विघात समीकरण का मान क्या होगा, तो वास्तविक और असमान। असमान कहने का मतलब भिन्न, यानी अलग अलग। तो बच्चों 6 का आंसर ए हो जाएगा। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि
9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा, और इसका बराबर क्या कहता है, मान पूछता है क्या होगा। तो बच्चों यहाँ से हम लोग ज्ञात करते हैं, क्या करेंगे, दोनों में से 9 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और हम लोग को पता है क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से बच्चों क्या आएगा, 9 गुने 1, और आंसर क्या हो जाएगा, 9 इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों 7 का ऑप्शन बी सही होगा। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि √2 एक कौन सी संख्या होती है। तो √2 हम लोग जानते हैं कि कौन सा होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अगला क्वेश्चन क्या है 9 नंबर, कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो बच्चों हम लोग को पता है कि जैसे कि परिमेय संख्या कौन सी होती है, तो जो p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, यही होता है। तो बच्चों जैसे कि 2 और 3 दो परिमेय संख्या हम ले लिए। अब बच्चों हम कोई पूछेगा क्या कि इस दोनों के बीच अधिक से अधिक कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, अनंत लिखेंगे। वो कैसे, तो बच्चों 2.1 भी परिमेय संख्या है, 2.05 भी परिमेय संख्या है, 2.03 भी परिमेय संख्या है, 2.01 भी परिमेय संख्या है, 2.5 भी परिमेय संख्या है, 2.522 ये भी परिमेय संख्या है। इसी तरह बहुत सारा है, यानी अनंत है, 2 और 3 के बीच अनंत परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 9 का आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। बच्चों रेखीय बहुपद, यानी रेखीय बहुपद कहने का मतलब क्या होगा, यानी x का हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए, यानी x का अधिकतम घात इक्वल टू 1। तो हम लोग चेक करते हैं। और बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुपद यानी कि द्विघात बहुपद कहेगा तो x का अधिकतम घात क्या होगा, 2, त्रिघात कहेगा तो x का अधिकतम घात 3 होना चाहिए। तो यहाँ पूछ रहा है कि रैखिक बहुपद, तो x का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो चेक करते हैं बच्चों, इसमें तो x का अधिकतम घात 2 है, इसमें x का अधिकतम घात 3 है, इसमें x का अधिकतम घात कितना होगा, यहाँ से जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका भी 3 हो जाएगा। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए ऐसा है जिसमें x का अधिकतम घात 1 है, तो ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्या कहता है कि दिए गए आंकड़ा, यानी दिए गए आंकड़ों, इसमें से बोल रहा है बच्चों दिए गए आंकड़ों में 105 का माध्य निकालें। तो बच्चों 10 इसका माध्य कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, दिए गए आंकड़ा पहले लिख लेते हैं, दिए गए आंकड़ा इक्वल टू 0105 इतना है, कोमा क्या है 1,0,5। बच्चों फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बट्टा माध्य इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। यहाँ से बच्चों आंकड़ों का योग क्या हो जाएगा, आंकड़ा दिया 105, तो तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 1 + 0 + 5, और बट्टा क्या हो जाएगा, आंकड़ों की संख्या 3, तो 1 और 0, तो
1 होगा और प्लस 5 यानी 6/3, तो कैंसिल करेंगे तो बचेगा क्या 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 इसका आंसर हो जाएगा। ये बच्चों बिना ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, तो इसका एक्यूरेट आंसर क्या होगा 2। आप लोग अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा बच्चों। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, सॉरी 11 तो हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। तो 12 में कहता है एक निश्चित या निर्धारित यानी घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि निश्चित घटना की प्रायिकता इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगा 1 होगा। इसी तरह बच्चों अगला क्या है 13 नंबर। तो 13 नंबर में क्या कहता है कि सेक स्क्वायर a माइनस 1 का मान बताने के लिए। तो बच्चों हम लोग को पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और यहाँ से क्या करते हैं सेक स्क्वायर थीटा और ये प्लस 1 को इधर लाएंगे तो -1 और माइनस टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ क्या क्या है थीटा के स्थान पर a रखा हुआ है। तो सेक स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर a। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा यानी सेक स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर a। तो बच्चों यहाँ से क्या निकलेगा टेन स्क्वायर a, इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। टेन स्क्वायर a इसका आंसर हुआ। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 साइन 30 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो बच्चों साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, हम लोग को सिखाया जाता है, जब टेबल सिखाया जाता है तो उसमें बताया जाता है कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। अगर आप लोग ये ट्रायग्नोमेट्रिक वैल्यू का टेबल सीखना चाहते हैं तो इसका लिंक आई बटन में इसका लिंक दे देंगे, तो आप लोग क्लिक करके जाकर देख लीजिएगा। पूरा डिस्क्राइब करके हम बताए हुए हैं और अच्छे से सीख लीजिएगा ताकि किसी तरह का वैल्यू पूछे तो कन्फ्यूजन ना हो, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 का क्या होगा साइन 30 डिग्री का मान 1/a। अब बच्चों क्या कर रहा है 15 में कि किसी भी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो जैसे कि बच्चों 15 नंबर कोई एक वृत्त है और इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी वृत्त के एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे एक बिंदु ये हुआ तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, लेकिन हमको पता है क्या किसी एक वृत्त पर अनंत बिंदुएं होती है। तो जितना बिंदु होगा उतना रेखा खींच सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बिंदु था एक रेखा खींचे, तो अनंत बिंदु है तो अनंत रेखा हम लोग खींच सकते हैं। तो अनंत रेखा खींच सकते हैं, जैसे ऐसे हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 15 का आंसर होगा अनंत। 15 का आंसर क्या हो जाएगा अनंत। अब इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। तो 16 में क्या है कि विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल हो सकते हैं। तो विरोधी समीकरण, तो बच्चों ये आता कहाँ से है, तो जब दो चर वाले रैखिक समीकरण से, दो चर वाले रैखिक समीकरण से, जैसा कि बच्चों इक्वेशन दिया रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन दिया है। अब बच्चों यहाँ से क्या कहेगा
कि विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होंगे। तो बच्चों हम लोग को पता है क्या कि इसमें होता है एक अविरोधी एक विरोधी, अविरोधी, दूसरा क्या होता है विरोधी। तो अविरोधी में क्या होता है दो पार्ट, एक अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, और इसमें होता है क्या अनंत हल, अनंत हल। और विरोधी में क्या होता है बच्चों, विरोधी में सिर्फ एक होता है जिसका क्या होता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, जिसका कंडीशन क्या होता है कि A1 बट्टा A2 इक्वल टू B1 बट्टा B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2, ये इसका कंडीशन होता है। और इस कंडीशन में ग्राफ कैसा बनता है, तो ग्राफ बनता है समांतर, ग्राफ बनता है समांतर, जिस वजह से ग्राफ का इक्वेशन का सॉल्यूशन कोई हल नहीं होता। काहे कि ग्राफ कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करता, अगर एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता तो उसका कोई ना कोई हल होता। जैसे कि अद्वितीय हल में ग्राफ का प्रतिच्छेद बिंदु एक पर होता है, यहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा तो इसका अद्वितीय हल होगा। इसमें क्या होता है संपाती होता है ग्राफ, इसमें संपाती यानी कहीं भी हर एक जगह प्रतिच्छेद करेगा, इसलिए अनंत हल होता है इसका। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि 16 का आंसर समझने में आप लोगों को कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब क्वेश्चन 17 को देखते हैं। तो क्वेश्चन जब 17 को देखेंगे इसमें क्या कहता है कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, इसमें क्या कहता है कि 10 स्क्वायर 36 डिग्री बट्टा कॉट स्क्वायर 54 डिग्री का मान क्या होगा इक्वल टू वाट। तो बच्चों इसका थ्योरी हम लोग सीखे हैं, क्या किसी एक को क्या करेंगे कन्वर्ट कर देंगे, या तो 10 को कॉट में कन्वर्ट कर दें या कॉट को 10 में कन्वर्ट कर दें। तो बच्चों हम ऊपर वाला को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो 10 स्क्वायर बच्चों 36 इक्वल टू क्या करेंगे 90 माइनस 54 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो 90 माइनस 54 लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे 90 माइनस 54 डिग्री और नीचा कॉट स्क्वायर 54। अब बच्चों पता है कि 10 90 माइनस थीटा क्या होगा 10 थीटा, तो यहाँ स्क्वायर रहेगा ही कॉट थीटा, तो यहाँ होगा कॉट स्क्वायर 54 डिग्री अपॉन क्या होगा कॉट स्क्वायर 54 डिग्री। अब बच्चों यहाँ से क्या होगा कॉट स्क्वायर 54 डिग्री बट्टा कॉट स्क्वायर 54 डिग्री कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा क्या 1, तो 1 इसका क्या होगा आंसर होगा, यानी 17 नंबर का आंसर 1 हो जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में कि 1.34 ये कहता है दिया हुआ है और इसको क्या कहता है कि परिमेय के रूप में लिखें। तो बच्चों परिमेय इक्वल टू क्या होता है कि P/Q यानी P/Q, ऐसा संख्या जो कि कुछ उसका न्यूमरेटर होना चाहिए और कुछ डिनोमिनेटर भी होना चाहिए। तो बच्चों इसको हम क्या करेंगे पॉइंट को उड़ा देंगे, तो पॉइंट उड़ाएंगे तो 1 आता है और 2 संख्या है इसके इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आएगा 134 बट्टा 100। अब क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर देंगे, जो भी कैंसिल आउट होने वाला है इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो इन्हें नीचे क्या होगा 50 2 बार में काटेंगे, ऊपर क्या होगा 2 बार में काटेंगे तो 6 और 1 यानी 7 यानी 67 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 67 बट्टा कितना आएगा 50, 67 बट्टा 50, तो 67 बट्टा 50 इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा, यानी परिमेय संख्या के रूप में आ गया। 19 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 में कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर 19 का क्या हो जाएगा नहीं, नहीं, क्योंकि सभी संख्याएं क्या है परिमेय नहीं है। जैसे कि √2 क्या है वास्तविक तो है बट
अपरिमेय है, अपरिमेय। इसी तरह √3, √5, √7 बहुत ऐसे संख्या हैं जो अपरिमेय भी है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 का हल बच्चों क्या कहता है कि द्विघात समीकरण -3x² + 4x + 5 = 0 के मूलों का योग फल कितना होगा। तो बच्चों द्विघात समीकरण दिया हुआ है, कितना है, -3x² + 4x + 5 = 0। जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है द्विघात समीकरण का, तो ax² + bx + c = 0। अब यहाँ से कंपेयर करने के बाद a = क्या आएगा, -3, b = 4 आएगा और c = 5 आएगा। अब बच्चों पता है कि मूलों का योगफल, मूलों का योगफल इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो बच्चों b कितना दिया हुआ है, माइनस तो रहेगा, और b कितना 4 और a कितना है, तो -3। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा क्या, 4/3। तो 4/3 इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों आज के लिए इतना ही, क्योंकि 1 नंबर वाला जितना भी क्वेश्चंस था सबका सॉल्यूशन हो गया। बच्चों यहाँ तक यानी 20 तक का सॉल्यूशन मिल गया। अगला दिन अगले लेक्चर में 2 नंबर वाला जितना भी क्वेश्चंस है और 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले सभी का सॉल्यूशन मिलेगा इसी चैनल पर। तब तक आप लोग चैनल को शेयर कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ क्या करिए, सब्सक्राइब करवा दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। धन्यवाद।